प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की 2023 में आया हुआ सेट 2 324 AY, जिसका कोड 324 AY है, के बचे हुए क्वेश्चन को हम करेंगे। इससे पहले हम इस सेट के 2 पार्ट की वीडियो बना चुके हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, सभी खंडों को हल कीजिए। अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल कीजिए। ये इसने अवकल समीकरण दे दी है, हमें इसको हल करना है। ठीक है ना? तो देखिए, अवकल समीकरण को हल करने के कई सारे तरीके हैं, मतलब अवकल समीकरण कई प्रकार से हल होती है ना? अब वो आपको पहचाननी पड़ेगी कि किस तरीके से हल होगी। ठीक है ना? देखिए, ये जो है ये वो वाली फॉर्म है जिसमें आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ता है ना? इंटीग्रल फैक्टर यानी समाकलन गुणांक निकालना पड़ता है। देखिए कैसे होगा ये 6 का क्या पार्ट। देखिए, अवकल समीकरण क्या दिया है इसने, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है ना? देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो मैं उसकी फॉर्म नहीं बना पाऊंगा, है ना? हम यहाँ से निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी हम आप इस डी वाई को इसके अपॉन में पहुँचा देंगे और यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर को इसके अपॉन में ले आएंगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए, अब ये क्या होगा, हम इसको अलग अलग कर लेंगे, है ना? इसको भी इसके अपॉन में दे देंगे और इसको भी इसके अपॉन में। देखिए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? इसको इसके भी अपॉन में दे दिया और इसके भी अपॉन में दे दिया। अब देखिए, इसको इस वाली टर्म को हम इधर ले आते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई के पास। ठीक है? तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ये आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? अब इस समीकरण की देखिए, इस समीकरण की तुलना हमें किससे करनी पड़ेगी, समीकरण की तुलना डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू से करने पर। जब इससे हम तुलना करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी, देखिए x के मल्टीप्लाई में जो है वो p है, तो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में जो है वो क्या है, 1 प्लस वाई, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और ये पूरी टर्म है, ये पूरी q है, तो ये पूरी टर्म q आ जाएगी tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बच्चों, अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि एक ये इस फॉर्म भी ये फॉर्म भी बनती है इसकी, और एक दूसरी फॉर्म भी है जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकलता है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स होगा तो यहाँ पे पी वाई होगा और यहाँ पे एक्स का फंक्शन होगा। ये जो फंक्शन पूरा है क्यू, ये पूरा एक एक्स का फंक्शन होगा या एक्स की टर्म होगी आप, है ना? ठीक है ना? तो यहाँ से आपने पी और क्यू निकाल दिए। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, समाकलन गुणांक, इसको हम आई एफ से डिनोट करते हैं, आई एफ। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा, देखिए आई एफ होता है ई की पावर समाकलन पी डी वाई। देखिए बच्चों, वो जो p था जो अभी हमने पीछे निकाला है, वो p अगर वो y की टर्म में है तो यहाँ पे dy लगेगा, अगर वो x की टर्म में है तो यहाँ पे dx लगेगा। ठीक है ना? अब देखिए ये क्या हो जाएगा, e इसकी पावर क्या हो गया, ये p की वैल्यू क्या थी वहाँ पे, वो थी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये dy हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स वाई, तो ये tan इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आई एफ आ गया। ठीक है, जब आपके पास आई एफ आ जाए तो आप कैसे करोगे, अब लिखोगे इस समीकरण का हल जो उसने पूछा है। इस समीकरण का हल क्या होगा, एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई आई एफ इक्वल्स टू समाकलन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई और प्लस में सी। ठीक है ना? अब देखिए, x तो ये आ गया, आई एफ की वैल्यू ये रख दी हमने यहाँ से, e की पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू ये जो q है इसकी वैल्यू पीछे से रख देंगे, वो क्या थी, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली, आई एफ की वैल्यू हमारे पास e की पावर tan इनवर्स y और डी वाई प्लस सी। ठीक है ना? अब देखिए x मल्टीप्लाई बाई ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा, अगर मैं tan इनवर्स y को t मान लेता हूँ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। देखिए ऐसे मैं मान लेता हूँ, माना tan इनवर्स y को मैंने t मान लिया,
ठीक है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी जगह टी रख दूंगा, इसकी जगह टी रख दूंगा, और ये जो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है और इसके साथ डी वाई है, इसकी जगह में डी टी रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ ओवरऑल, ये तो टी हो गया इंटू ये तो डी टी में चला गया, और ये हो गया आपका ई की पावर टी, और ये पूरा डी टी में चला गया प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने मान लिया। ठीक है ना। अब देखिए एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, अब देखिए टी इंटू ई की पावर टी, यहाँ पे दो फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं, तो इनका समाकलन कैसे होगा, इसका समाकलन हमें खंडस समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या है खंडस समाकलन का, कैसे करते हैं, देखो पहला फंक्शन आइलेट के हिसाब से मानते हैं, इनमें से किसी एक को पहला और दूसरा मानना पड़ेगा, वो आइलेट के हिसाब से मानते हैं ना, आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना। यानी इनमें से पहले कौन सा है, अब देखिए पहले है आपका एल्जेब्रिक और फिर है आपका एक्सपोनेंशियल, तो पहले एल्जेब्रिक है और फिर एक्सपोनेंशियल है, तो यानी इसको फर्स्ट ही मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन जो का तू, दूसरे फंक्शन का समाकलन, ई की पावर टी का ई की पावर टी रहेगा, फिर माइनस लगेगा, होल समाकलन लगेगा। पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन होता है तो टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, दूसरे वाले का समाकलन होता है यानी इंटीग्रेशन, तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी और डी टी और प्लस सी। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का समाकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर टी प्लस सी। ठीक है ना। देखिए बच्चों बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, बस ई की पावर टेन इनवर्स वाई, यहाँ पे क्या करते हैं, टी की वैल्यू वापस रख देते हैं। टी की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स वाई, टी की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स वाई, वापस से रख दी, टेन इनवर्स वाई ई की पावर टेन इनवर्स वाई और माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ठीक है ना, प्लस सी। ठीक है। अब देखिए ये जो ई की पावर टेन इनवर्स वाई है, मैं इधर अपॉन में पहुंचा देता हूँ, है ना। या एक काम कीजिए, यहाँ से ई की पावर टेन इनवर्स वाई कॉमन ले लीजिए इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने ले लिया ई की पावर टेन इनवर्स वाई कॉमन, तो देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा टेन इनवर्स वाई माइनस, ये तो बाहर चला गया, यहाँ पे पूरा बाहर चला गया, -1 बचा, प्लस अब सी के इंटू में तो कुछ भी नहीं था, अगर नहीं था तो यहाँ पे 1 अपॉन में ले जाओ, सी के अपॉन में ले जाओ, ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ठीक है, ये पूरा हो गया। जिसके पास जो हम कॉमन ले रहे हैं, अगर वो किसी टर्म के पास नहीं है तो उस टर्म के अपॉन में वो दे दो। ठीक है ना। देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सी ही बच जाएगा यहाँ, है ना, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई -1 प्लस सी ई की पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेखाओं ये वाली रेखा दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, और एक ये वाली रेखा दे रखी है, ये भी वेक्टर फॉर्म में है यानी सदिश रूप में है। इनके मध्य की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों हम रेखाएं लिख लेते हैं पहले, है ना। ख क्वेश्चन 6 का ख क्वेश्चन, देखिए दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं कौन कौन सी हैं, देखिए आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गई पहली। एंड दूसरी क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। देखिए बच्चों अब जब हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ये पूरा a1 होता है प्लस लैम्डा ये पूरा b1 होता है, और ये पूरा a2 होता है प्लस म्यू ये पूरा b2 होता है। अब देखिए ये b1 और b2 इसमें सेम है, अगर ये दोनों इसमें सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है ना, चूंकि इसमें b1 समांतर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ a1 बराबर क्या है, ये वाला है a1 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये तो a1 हो गया। और इसी तरह यहाँ पर a2 जो है वो क्या है, a2 है आपके पास 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब यहाँ पे b1 और b2 तो दोनों बराबर हैं,
तो हम उसको बी ही ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं? वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है आपके पास? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 6k कैप। देखिए बच्चों, जब यहाँ पे अलग अलग होते हैं ये और इनके बीच की हमें दूरी निकालनी होती है तो लगभग लगभग सेम से ही निकलती है, ठीक है ना। बस एक ही वही फॉर्मूला है न्यूनतम दूरी का, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक तो हमें वहाँ वहाँ हमें निकालना पड़ता था b1 क्रॉस b2। देखिए मैं पहले उसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, है ना। वो वाला क्या था? न्यूनतम दूरी का, न्यूनतम दूरी का वो वाला फॉर्मूला था आपका कि b1 क्रॉस b2, वेक्टर b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट था a2 माइनस a1 के साथ, ठीक है ना। और उसका अपॉन, अपॉन में क्या था? अपॉन में था आपका b1 क्रॉस b2 का परिमाण और यहाँ पे मोड, ठीक है ना। ये था वो फॉर्मूला जब b1 क्रॉस b2 उसने अलग से दिया था, दोनों अलग अलग दिए थे। लेकिन अगर ये b1 और b2 दोनों ही बराबर आ रहे हों, यहाँ पे जो b1 और b2 हैं वो दोनों बराबर ही हैं, हम उसको भी ले लेते हैं ना। अगर b1 और b2 दोनों बराबर आ रहे हों तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? तो ये फॉर्मूला ये ऐसा हो जाएगा, सिर्फ b1 का डॉट प्रोडक्ट होगा a2 माइनस a1 के साथ, सिर्फ b1 का डॉट प्रोडक्ट होगा और अपॉन में आएगा b1 का, सॉरी b का परिमाण और ये आ जाएगा इस पे मोड। बस ये होगा सिंपल सा, कुछ नहीं, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान हो गया अब ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ a2 माइनस a1 निकालते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? a2 माइनस a1 निकालते हैं। देखिए a2 माइनस a1 क्या होगा? a2 माइनस a1 यानी इसमें से ये माइनस करना है, बस आपको इसमें से ये माइनस करना है। 3i में से 1i गया, कितने बचे? 2i। 3j में से 2j गए, कितने बचे? 1j। माइनस 5 के में से माइनस करना है हमें ये, तो ये पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा माइनस करके। तो -5 के और +4 के कितने हो जाएगा? माइनस के। ये बच्चों हम घटा रहे हैं ना, पहले हम ये पूरी टर्म लिखेंगे फिर माइनस करके ये लिखेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो इस सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -5 के +4 के आ जाएगा माइनस के, ठीक है। ये a2 माइनस a1 आ गया। अब देखिए न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये सब हम इसमें रख देते हैं अब यहाँ पे, है ना। और चलो इसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। बी के साथ a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? b1 है आपके पास, b जो है आपके पास b वेक्टर वो है आपका 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ, यानी a2 माइनस a1 है 2i कैप प्लस j कैप माइनस के k कैप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस j डॉट j 1 हो जाएगा, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा 3 एकम 3। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, k की k में होगी ना, k डॉट k 1 हो जाएगा और 6 एकम हो जाएगा 6। तो कितना हो गया? 4 और 3 7 में से 6 गया, ये आएगा 1, ठीक है ना। ये आएगा आपका 1। अब ये वैल्यू जो है हम किस में रख देते हैं? यहाँ पे रख देते हैं इसमें, है ना, न्यूनतम दूरी के अपने फॉर्मूले में। तो हमारी न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? हमारी न्यूनतम दूरी जो हो जाएगी, न्यूनतम दूरी हमारी हो जाएगी, देखिए जो हमारा ये आया है b डॉट a2 माइनस a1 वो आया है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अपॉन b का परिमाण निकालना है। परिमाण कैसे निकलता है? अंडर रूट में b के जो वेक्टर हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ दो। जैसे ये है b के, है ना, तो इनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 छंग 36। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो कितने हो गए टोटल? ये हो गए आपके 1 अपॉन अंडर रूट 9 4 13, 13 और 36 हो गए 49, यानी √49। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका? ये ओवरऑल आ जाएगा आपका 1/7, ठीक है ना, 1/7 इकाई, ठीक है बच्चों। ये आपका आ जाएगा 1/7 इकाई आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं ग क्वेश्चन की तरफ। 6 का ग क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या कहता है कि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। एक पासा है, पासा डाइस होता है ना जिसमें 6 फलक होते हैं, जब लूडो खेलते वक्त आप उछालते हैं, वो पासा है। उस पासे को 3 बार फेंका जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम से कम एक जो है अंक वो विषम होना चाहिए, उसकी प्रायिकता हमें बतानी है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों चलते हैं। देखिए आपके पास मान लीजिए एक पासे में
ये 6 नंबर होते हैं ना, एक पासे की प्रतिदर्श समष्टि अगर हम देखें, एक पासे की प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि जो होगी एस, वो क्या होगी, देखिए उसमें क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है ना बच्चों। अब ये देखिए इसमें विषम नंबर्स कितने हैं, है ना। अगर मैं कोई घटना ई मान लेता हूँ कि उस पर जो है विषम नंबर आना है, विषम अंक आना है ना, विषम अंक आना, तो इसके अंदर कौन कौन से होंगे, अगर मैं इस ई के अंदर देखता हूँ तो इसके अंदर कौन से होंगे, 1 आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए, यही तो नंबर विषम है, ये और ये और ये 2 4 6, ये तो सम होते हैं, है ना। विषम तो इसमें 1 3 और 5 ही है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अगर मैं एक नंबर एक पासे पर विषम आने की प्रायिकता देख लूं तो वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, देखिए अगर मैं प्रायिकता देखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विषम संख्या आना हमारे फेवर में कितने हैं, 3 नंबर अपॉन, और उसके टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 6 हैं उसके अंदर, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम जो है वो 3 है और टोटल आउटकम 6 है, 6 है। तो हमारे पास एक पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है ना। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, सिर्फ एक पासे पर विषम अंक का आना, वो उसकी प्रायिकता क्या है, ये है, ठीक है ना। अब बच्चों हम एक पासे को अगर हम 3 बार उछालते हैं तो उस पर कम से कम एक विषम आने की डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल होगा निकालना, इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पहले हम विषम ना आने की निकालते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि विषम ना आने की निकालते हैं पहले, और फिर हम उसे 1 में से माइनस कर देंगे, तो उसका मतलब क्या है कि वो विषम आने की निकल जाएगी। देखिए किसी घटना का होना, किसी घटना का होने की प्रायिकता प्लस उसके ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है, ये पता है ना बच्चों आपको बात। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो अगर हम ना होने का निकाल लें तो होने की भी निकल जाएगी, हम क्या करेंगे, ना होने का निकाल करके यहाँ रख देंगे और इसको 1 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगी होने की, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम विषम संख्या ना आने की निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये हमारे पास एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। अगर हम एक सम संख्या आने की प्रायिकता निकाल दें, सम संख्या आना मतलब विषम का ना आना, है ना। सम संख्या में इसलिए बोल रहा हूं ताकि हमें विषम ना आना बार बार ना बोलना पड़े, ठीक है ना। विषम ना आना थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए हम कह देते हैं कि सम आना, सम आना इसका मतलब विषम ना आना, है ना। तो हम कह रहे हैं कि सम आने की प्रायिकता, अब सम आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम के ना आने की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, 1 में से विषम आने की प्रायिकता घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, 1/2, ये सम संख्या आने की प्रायिकता है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो थी एक सिक्के की, अब हम 3 सिक्कों पर निकाल लेते हैं कि 3 सिक्कों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। हम कहेंगे कि 3 पासों पर जब किसी पासे को 3 बार उछाला जाए, जब किसी पासे को 3 बार उछाला जाए तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता, एक सम संख्या आने की प्रायिकता। अब ये एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये वही होगी जो एक विषम संख्या ना आने की होगी, ठीक है ना। तो हम पहले विषम ना आने की निकाल रहे हैं, उसी से हम विषम आने की निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी वो, तो आपको पता होगा प्रायिकता का गुणन सिद्धांत क्या कहता है, जब एक ही वक्त पर 2 या 3 स्वतंत्र घटनाएं हो रही हों तो उनकी अगर हमें एक साथ प्रायिकता निकालनी हो तो हम उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं पहले पासे की देखूं वो भी 1/2, दूसरे पासे में वो भी 1/2, तीसरे पासे में वो भी 1/2, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 आ जाएगा। अब ये जब एक पासे को 3 बार उछाला गया तो उन पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1/8 है, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, किसी एक घटना का दूसरी घटना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इनका हमने गुणन सिद्धांत लगाया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये विषम संख्या
ना आने की प्रायिकता है 1/8। सम संख्या आ रही, इसका मतलब विषम संख्या नहीं आ रही, तो विषम संख्या ना आने की प्रायिकता हुई। तो हमें क्या करना होगा, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः कम से कम, अतः कम से कम एक बार, कम से कम, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये होगी आपकी 1 में से ना आने की घटा दो, ठीक है ना। विषम संख्या ना आने की ये है, तो कितनी हो जाएगी, 1 - 1/8, 8 एकम 8, 8 में से 1 गया 7, 7/8, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, छठे का गह क्वेश्चन ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, हम करते हैं छठे का डे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए बच्चों, 6 का डे, हमें समाकलन निकालना है किसका, लॉग लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस 1 लॉग एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको निकालना है इसका समाकलन। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग से कर लेंगे, ठीक है ना, अलग अलग मान करके इनको हम करेंगे। देखिए बच्चों, हम ये समाकलन इसको अलग अलग दे देते हैं, है ना। हम इसको अलग दे देते हैं, लॉग लॉग एक्स डी एक्स प्लस समाकलन 1 लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखिए अब हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लॉग का तो समाकलन होता नहीं जल्दी से, है ना, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको खंड समाकलन से करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके मल्टीप्लाई में हम 1 मान लेंगे, और इसको हम जो है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे लॉग वाले को, और इस 1 को मान लेंगे हम सेकंड, इस 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना, जो ये 1 हमने मल्टीप्लाई में लिया है, ठीक है ना। चाहे इसको यहाँ से हटा दीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 मल्टीप्लाई में इसके, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन उसमें क्या होता है, एज इट इज़ लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा एक्स प्लस, सॉरी माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट ये है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/log x, और इसका दोबारा करेंगे log x का 1/x, ठीक है ना। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। फिर सेकंड वाले का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x dx, ठीक है, ये पूरा हो गया। और ये वाली टर्म जू की तू प्लस समाकलन 1/log x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं आगे, देखिए ये तो एज इट इज रहेगा x log मल्टीप्लाई log x माइनस इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/log x बचेगा, log x dx, और प्लस में बचेगा 1/log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। देखिए बच्चों, ये ऐसा समाकलन है, अगर आप इसका समाकलन करोगे तो उसके समाकलन में ये आ जाएगा, वो भी माइनस में, तो फिर उसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, ठीक है ना। देखिए x log x माइनस, देखिए बच्चों इसका हम कैसे करेंगे, 1/log x का, ऐसे ही log x का तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो इसके मल्टीप्लाई में हमें 1 मानना पड़ेगा, है ना। तो इसके मल्टीप्लाई में हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और ये इसको मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन, और इसको मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, उसका आ जाएगा x, फिर माइनस लगेगा, होल समाकलन आएगा। अब जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, log x की पावर -1 हो जाएगी, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, माइनस के 1/log x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। जैसा जैसा 1/x का करते हैं, 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है माइनस के 1/x स्क्वायर, तो ऐसे ही इसका कर दो, 1/x मान करके कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/log x का होल स्क्वायर, log x का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा 1/x, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा x dx, और ये वाली टर्म एज इट इज़ प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x log x माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा x/log x। अब देखिए इस x से x कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में हो जाएगा, माइनस के 1/log x का होल स्क्वायर dx, और प्लस ये लिख देंगे अपने वाली जो टर्म है पहले से अपने पास चल रही है जो,
ठीक है ना। अब देखिए यही टर्म हमारे पास माइनस में, यही टर्म प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी पूरी पूरी। क्या बचेगा, ये बच जाएगा एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें हर क्वेश्चन 8 नंबर का है और इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। किन्हीं दोनों में से, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है और वो क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो ध्यान से चूज़ करिएगा, ठीक है ना। जो आपको लगे कि मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसी को चूज़ करिएगा और उसी को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए सातवां क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत आसान है। सातवें का कै भी आसान है और ख भी आसान है। ठीक है ना। देखिए सातवें का कै कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स इसने दी है, कि एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2, 2 3 1 2। अब ये कह रहा है कि इस समीकरण को संतुष्ट कीजिए, और जहां I2 एक 2/2 का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 वाली, और 0 एक 2/2 शून्य अवयव है यानी 2/2 का, जिसका ऑर्डर भी और जिसका ऑर्डर जो है 2/2 है ना। 2/2 का ये एक शून्य मैट्रिक्स है, ये वाला 0 इधर, और इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है। देखिए बच्चों, आपको इस इक्वेशन में ए स्क्वायर की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कीजिएगा। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी आपको ए मैट्रिक्स की 2 3 1 2 की इसी में गुना करनी पड़ेगी 2 3 1 2 में। ठीक है ना। तो सिंपल है बहुत, आ जाएगा आराम से। देखिए इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बनेगा, इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट बनेगा। देखिए कैसे करते हैं, जब इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में करके जोड़ देंगे, गुना करके जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7। ठीक है ना। 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 12, है ना। 1 दूनी 2 प्लस 2 एकम 2, 4 हो गया। 1 तिया 3 प्लस 2 दूनी 4, ये भी 7 हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है, या वेरीफाई भी लिख सकते हैं आप यहाँ, टू वेरीफाई हमें क्या वेरीफाई करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस I2। ये जो 2 लिखा हुआ है ये इसलिए है कि 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 0 मैट्रिक्स है इधर साइड में। ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, या आप लेफ्ट हैंड साइड उठाइए यहाँ पर, है ना। आप क्या कीजिए, इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए। ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 7 4 12 7, माइनस 4 रखिए और उसके साथ ए रखिए 2 3 1 2। ठीक है, और प्लस I2 2/2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो होती है 0 1 1 0 0 1। ये इधर की होगी लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड हम लाएंगे। ठीक है ना। देखिए, या आप इसको भी 0/0 इधर लेकर के चलिए, 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स आप इधर लेकर के चलिए। ठीक है ना। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड हटा दीजिए यहाँ से। देखिए अब क्या होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 7 12 4 7 माइनस 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस 1 0 0 1, और ये ऐसी आएगी 0 0 0 0, ऐसी आएगी ये। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसमें से ये घटाएंगे और फिर ये जोड़ेंगे। तो जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या होता है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में घटाते हैं या जोड़ते हैं, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो 7 में से 8 गया, यहाँ क्या बचेगा -1। 12 में से 12 गई, यहाँ बचेगी 0। 4 में से 4 गया, यहाँ 0। 7 में से 8 गया, -1। ठीक है ना। अब इसके साथ हमें प्लस करना है ये 1 0 0 1। अब देखिए 0 0 0 0 ऐसी आनी चाहिए हमारे पास। तो देखिए बच्चों, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में जोड़ेंगे, ये -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 + 0 ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 ये भी 0 हो जाएगा, -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 मैट्रिक्स बराबर 0 मैट्रिक्स आ गई। ठीक है ना बच्चों, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। ये संतुष्ट हो गया। अब इसने कहा कि इसी की सहायता से ए इनवर्स भी फाइंड करो। देखिए बच्चों, कितना आसान है ए इनवर्स फाइंड करना। आपके पास ये है, वी हैव, हमारे पास ये है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0। I2 को आई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ए स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, a मल्टीप्लाई बाई ए।
-4a और प्लस i इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करो, अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इधर भी आप लेफ्ट साइड में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी लेफ्ट साइड में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसके लेफ्ट साइड में और इन तीनों के भी लेफ्ट साइड में। तो देखिए हमने यहाँ ए इनवर्स लगा दिया, अब वो ए इनवर्स जो होगा सबकी इंटू में जाएगा, ठीक है ना। तो सबके इंटू में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ए माइनस, अब यहाँ पे जाएगा ए इनवर्स 4a और यहाँ पे जाएगा ए इनवर्स आई और यहाँ पे जाएगा ए इनवर्स, जीरो मैट्रिक्स है ये। अब जीरो की किसी में मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इनवर्स ए को एक कर दूँ और ए को अलग कर दूँ, -4 को मैं बाहर दे दूँ और ये लिख दूँ ए इनवर्स ए, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा ए इनवर्स की किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में गुना करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा और ये जीरो हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स की किसी में गुना करोगे जीरो आ जाएगा। और अब ये देखिए ये आपको पता होगा कि जब किसी भी मैट्रिक्स की उसके इन्वर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ए जू का तो रह गया -4, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, आई अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए में मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, -4i एज इट इज़ रहेगा और प्लस के ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए इनवर्स रहने दो, यहीं पर ए इनवर्स यहीं पे रहने दो और आप इन सबको उधर ले जाओ, 4i माइनस ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 4 इंटू आई 2/2 की मैट्रिक्स है ना, और माइनस ए आपके पास क्या है जो ऊपर दिया गया था क्वेश्चन में 2 3 1 2, ठीक है। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 0, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 0 0, 4 1 जा 4, ये आ गया माइनस, ये आ जाएगा 2 3 1 2, ठीक है। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 0 में से 3 गया -3, 0 में से 1 गया -1, 4 में से 2 गया 2, तो ये आपके आ गया ए इनवर्स, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया बच्चों ए इनवर्स, ये आपने ए इनवर्स फाइंड कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 8 नंबर आपके ईजिली आ जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब हमें इनको आव्यूह विधि से हल करना है, इसने 3 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, इनको आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखिए बच्चों चलते हैं 7वें का ख पर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इन सभी समीकरणों को लिख लीजिए, ठीक है ना। तो दी गई समीकरण ऐसे करके लिख लीजिए, दी गई समीकरण समीकरणें कितनी है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 8। अगली क्या है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1। फिर क्या है 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। अब आप इन समीकरणों को आप किस रूप में लिख लीजिए, ax प्लस ax इक्वल्स टू b रूप में लिख लीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे ax बराबर b रूप में लिखने पर ये क्या है, ये मैट्रिक्स है ए। देखिए क्या हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट उठा लो बस, इसके x का कोफिशिएंट के यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगी, y के कोफिशिएंट की यहाँ पे कॉलम बन जाएगी, z के कोफिशिएंट की यहाँ पे कॉलम बन जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा 3 और फिर -2 और फिर 3 -2 और 3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2, ठीक है ना। और ये तो हो गया ए, और x क्या होगा, सिंपल x y z, जितने वेरिएबल इसमें दे रखे हैं x y z ये यहाँ पे रख दो आप ऐसे करके। और जो b होगा वो ये होगा इधर वाले जो इक्वल की राइट साइड रखे हैं 8 1 4, ठीक है ना। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई b। तो यहाँ पे ये a है आपके पास, ये x है आपके पास, ये b है आपके पास, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स को लेकर के चलना पड़ेगा और इसका ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो ये इक्वेशन है अगर मैं यहाँ से ए इनवर्स इधर पहुँचा दूँ तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी आएगा, ठीक है ना। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। तो आपको ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा, यानी सारणिक देखना पड़ेगा कि 0 तो नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, ए का सारणिक फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको सारणिक बना दूँ तो कैसे सॉल्व करूँगा, ये गया 2 एकम 2 -3 एकम 3, ये प्लस हो जाएगा, -3 एकम 3 आएगा, तो 2 - 3
3 इंटू ये आ जाएगा 2 माइनस 3। फिर अब बीच वाली टर्म आएगी ये वाली, माइनस माइनस प्लस, माइनस फॉर्मूले का लगता है और फिर माइनस के 2 ये है तो प्लस के 2 हो जाएगा। ब्रैकेट लगाओ, इसकी रो छोड़ दीजिए, इसका कॉलम छोड़ दीजिए। जो अब ये 4 एलिमेंट बचे ये वाले, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 दूनी 4 और फिर माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4 वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं प्लस में, ये वाला एलिमेंट 3, इसकी रो छोड़ दीजिए, इसका कॉलम छोड़ दीजिए, 4 बचे, माइनस 3 दूनी 6 और माइनस के ही 4, तो माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं कि देखिए क्या आता है। 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 8 प्लस 3 इंटू माइनस 6 और 4 माइनस के 10, कितने हो जाएंगे, माइनस 3 प्लस 8 दूनी 16 और माइनस के 30, ये कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका माइनस के 17, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय अवयव है यानी इन्वर्सेबल है। तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, ए का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ए के सहगुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ए के सहगुणनखंड के लिए सहगुणनखंड के लिए, तो देखिए बच्चों सहगुणनखंड कैसे निकलते हैं। जैसे आपका ये A11 है ना, तो हम इसको लिखेंगे A11 यानी पहली रो का पहला एलिमेंट। ये कैसे निकलता है, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, जो 4 एलिमेंट बच्चे उनका एक सारणिक बना लो, उनका सारणिक बना के उसको सॉल्व कर लो। 2 एकम 2 माइनस करके इसकी गुना इसमें, तो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, ये प्लस हो जाएगा, माइनस के 3 ही आ जाएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया। ठीक है ना, अगर इन दोनों को जोड़ करके कोई सम संख्या आ रही है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर इनको जोड़ करके कोई विषम संख्या आ रही है तो इसका साइन हम चेंज कर देंगे। ठीक है ना, जैसे ये तो A11 हो गया, अब हम A12 निकालते हैं। A12 ये वाला, तो ये इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो जो 4 एलिमेंट बचे, 2 ये इनको सॉल्व करो, इनका सारणिक बना करके इनको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस 4 एकम 4, ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और प्लस के 4, तो कितने हो जाएंगे, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये देखिए इनको जोड़ करके विषम संख्या आ रही है 3, है ना, तो अगर विषम संख्या आ रही है तो इसका साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 8। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे A13 यानी पहली रो का तीसरा एलिमेंट इसका, तो ये क्या होगा, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, इन 4 का सारणिक बना लो, इसको सॉल्व करो, माइनस 3 दूनी 6 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा। 3 और 1 4, इनको जोड़ करके सम संख्या आ रही है तो इसका साइन को जू का तू रखेंगे, अगर विषम आती तो हम इसको पॉजिटिव कर देते। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको इसका निकालना है, इसका 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 भी इसका भी इसका भी। ठीक है ना, तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम ये सारे फाइंड कर चुके हैं। अब इनसे बनी एक आव्यूह बना लेते हैं, है ना, सहगुणनखंडों से बनी आव्यूह बी, है ना, इसको हम कह देते हैं बी, नाम दे देते हैं। माना ये सहगुणनखंडों से जो आव्यूह बनी उसका नाम बी है, तो ये क्या हो जाएगी, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, तो ये एक जो मैट्रिक्स बन गई। ठीक है ना, अब इस मैट्रिक्स का आपको परिवर्त लेना है ना, जो एडजॉइंट ए बनेगा, एडजॉइंट ए क्या बनेगा, बी का परिवर्ताव्यूह, बी का परिवर्ताव्यूह यानी बी ट्रांसपोज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी डैश। ठीक है ना, ये क्या है, बी का परिवर्ताव्यूह। तो बी का परिवर्ताव्यूह कैसे बनता है, -1 जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, -1 -8 -10, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, -5 -6 और 1, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए, -1 9 और 7। ठीक है ना, ये बन गया आपका एडजॉइंट है। तो देखिए बच्चों, ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 सारणिक ए का और उसके मल्टीप्लाई में रहता है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए का जो सारणिक है वो हमने क्या फाइंड किया था ऊपर, वो किया था हमने 17 माइनस के 17, है ना, और एडजॉइंट आपके पास क्या है, एडजॉइंट आपके पास है -1 -5 और -1 -8 माइनस के 6 और प्लस के 9 माइनस के 10 1 और 7। ठीक है, इसकी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/17 और ये आ जाएगा आपका 1 8 10, जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे, ये 5 ये 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, जो प्लस के हैं ये तीनों ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 1 और ये प्लस का 1, ये माइनस के 9 और ये माइनस के 7। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। और अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इनवर्स फाइंड हो गया, आपने इनवर्स निकाल दिया। अब चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए बच्चों, पहली इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी था। ठीक है ना, तो
अब यहाँ पे आप क्या करोगे, x की जगह रख दोगे एक्स वाई जेड जो वैल्यू थी, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू अपने पास क्या है 1/17 और ये हो जाएगी आपकी 1 5 1 8 6 -9 और फिर 10 -1 और -7, ये आप देख लेना पीछे से, है ना। अब देखिए ये जो बी है सबसे शुरू में हमने माना था तो वो क्या था 8 1 और 4, ठीक है, बी मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1/17। अब पहली रो की पहले कॉलम में आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। देखो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में। 8 एकम 8, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 8 5 4 कितने हो गए 17। 8 8 64 प्लस 6 70 -9 9 चौक 36 -9 चौक 36 तो कितने हो गए 34। अब देखिए 10 8 80 माइनस 1 एकम 1 -1 80 में से 1 गया 79 79 और माइनस के 7 चौक 28 तो 79 में से 28 गए, कितने बचे ये बचे आपके 51, ठीक है ना। अब देखिए अब जब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो ये है 1/17 इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए। जब पहले में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17/17, दूसरा आ जाएगा आपका 34/17, तीसरा आ जाएगा आपका 51/17। तो ये क्या हो जाएगा आपकी मैट्रिक्स ऐसी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका देखिए, ये आ जाएगा आपका 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51 यानी 1 2 3 और यहाँ पे क्या है ये x y और z, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। ये सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों ये 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, है ना। आपके पास 2 खंड है, एक क है और एक ख है, इनमें से आपको कोई एक करना है, ठीक है ना। तो इसने पहले पार्ट में 2 पार्ट दे रखे हैं ना, तो जो क खंड है उसमें भी 2 पार्ट दे रखे हैं, 4 4 नंबर के और एक 8 नंबर का, ये ख है, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक करना है, अगर आप ये करोगे तो आपको दोनों करने पड़ेंगे और अगर आप ख करोगे तो आपको ये एक क्वेश्चन करना पड़ेगा 8 नंबर का। तो देखिए बच्चों हम चलते हैं 8वें के क पे, दोनों ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए 8वें का क, इसका भी फर्स्ट पार्ट देखिए। इसने इसमें कहा है कि z इक्वल्स टू ये है का निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात करना है और असमीकाएं उसने ये दे रखी हैं। तो देखिए z इक्वल्स टू उसने दिया है 8000 x प्लस 12000 y, ठीक है ना। अब उसने जो असमीकाएं दी हैं वो लिख लीजिए आप, क्या दी है 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 180 और फिर दी है उसने 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60 और तीसरी दी है उसने x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका मतलब ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी पहले चतुर्थांश में। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए ये पहली मान लेते हैं, इसको दूसरी मान लेते हैं, इसको तीसरी मान लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इनको समीकरण रूप में लिख लेंगे, है ना। समीकरण रूप में लिखने पर तो बच्चों हमने इनको समीकरण रूप में लिख लिया, बस जो ये साइन था समीकरण का इसकी जगह आपने इक्वल लगा दिया, समीकरण रूप में लिखी गई, ठीक है ना। अब हम समीकरण को ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है ना। तो क्या होगा, समीकरण को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो बच्चों ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही है, इसने 2 जगह दे दी लेकिन है ये एक ही, क्योंकि देखो आप अगर इसको 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को तो यही आ जाएगी, 3 3 9 3 चौक 12 3 6 18, तो आपका पूरी यही इक्वेशन बन जाएगी। तो इनको दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, एक ही लाइन पे दोनों दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं समीकरण 4 के लिए लेकर के चलूं, समीकरण 4 से जो समीकरण 4 है बच्चों उसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है ना, ऐसी। और आप चाहें तो सॉल्व करके उसको दिखा सकते हैं, है ना। आप क्या करो x और y ले लियो और इसमें एक बार x को 0 रख दो, y की वैल्यू निकाल लो, एक बार y को 0 रख दो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। वो आप करके भी दिखा सकते हैं अलग से, ठीक है ना। अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप अलग से कर सकते हैं तो आप अलग से भी कर दीजिए और फिर बाद में ये टेबल बना दीजिए। देखो हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इसके अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो कितना चला जाएगा ये x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये आपका आ जाएगा 15, ठीक है ना, 15 बार चलेगा। और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, 9 अपॉन में जाएगा तो ये आ जाएगा 20 आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट a मिला 0,15 और एक पॉइंट b मिला वो मिला आपको 20,0,
अब देखिए, अगर आप समीकरण 5 से जाओगे तो भी आपको यही पॉइंट मिलेंगे। देखिए, करके देख लीजिए आप, है ना? समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 में भी आपको सेम पॉइंट यही मिलेंगे। देखिए, देखिए, अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 अपॉन में चला जाएगा इसके, 15 चौके 60, ठीक है ना? तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 15 मिली। अब फिर y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 इसके अपॉन में जाएगा तो 20 या 60 होते हैं तो फिर 20 मिल जाएगा हमें, ठीक है ना? y की वैल्यू 0 रखेंगे तो y। अब देखिए, इसमें भी यही दोनों पॉइंट मिले, तो इनको दोनों को अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पॉइंट से दोनों के दोनों ड्रॉ हो जाएँगी ये, ठीक है ना? अब चलते हैं समीकरण 6 से, समीकरण 6 से। तीसरी में देखते हैं हमारे क्या पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना? देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, तीस जो लास्ट है हमारी सिक्स इक्वेशन, उसमें देखें x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो ये खत्म हो गया 0। अब ये बचा 3y इक्वल्स टू 30, 3 इसके अपॉन में चला जाएगा तो जब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी y की वैल्यू आएगी 10। और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे ये खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो ये 0 रखने पर ये मिला हमें 30, ठीक है ना बच्चों? तो इसके पॉइंट हमें मिल गए, एक सी पॉइंट मान लो ये मिल गया आपको 0,10 और डी पॉइंट मिल गया आपको 30,0, ठीक है ना? 30,0। अब आपको ये सिर्फ ड्रॉ करने हैं, है ना? नंबर लाइन पे ड्रॉ करने हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना? देखिए बच्चों, अब मान लीजिए आपके पास जो है ये ऐसा है, ग्राफ में यहीं पे बना देता हूँ ताकि हमें आसान है, हमारे पास यहीं पे पॉइंट भी हैं, ठीक है ना? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये क्वाड्रेंट है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखिए, हमने एक ही क्वाड्रेंट क्यों बनाया? देखिए, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये वाला नीचे वाला, है ना? अब हमें ज़रूरत इसी की है पहले की, क्योंकि उसने जो इक्वेशन में कहा था, देखिए एसएमई का दी थी, ये दी थी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव तो सिर्फ एक ही चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में, ठीक है ना? अब देखिए, हमारे पास 15-20 है, 15-20 है, 10-30 है, यानी अगर हम 5-5 का डिफरेंस ले लें तो चल जाएगा काम। तो हम 5-5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे यहाँ ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। देखिए, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इन दोनों को मिला करके आपकी ये समीकरण ड्रॉ हो जाएगी, चौथी, है ना? जो भी 4 इक्वेशन थी यानी ये वाली, और 5वीं भी यही है, क्योंकि चौथी और 5वीं के दोनों के सेम पॉइंट हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, 0,15 ढूँढते हैं, 0,15 यहाँ मिलेगा, x 0 हो, y 15 हो, ये रहा वो पॉइंट, x 0 हो, y 15 हो, ए पॉइंट, x 0, y 15 ये है। और 20,0 यानी x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 0, वो कहाँ मिलती है? वो इस लाइन पे मिलती है। जब भी x 0 होगा वो इस लाइन पे मिलेगा, जब भी y 0 होगा वो इस लाइन पे मिलेगा। अब y 0 है और x की वैल्यू 20 है तो कहाँ मिला? ये मिला। ये हो गया आपका b पॉइंट, ठीक है ना? क्या है b पॉइंट? 20,0। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए। जब आप इन दोनों को मिलाओगे, ये बच्चों आप स्केल से खींचना, मुझे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, ठीक है ना? तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है ना? चौथी भी और 5वीं भी, दोनों सेम, दोनों के सेम पॉइंट है तो दोनों एक ही लाइन है। अब देखिए, ये वाले और ये वाला, इन दोनों पॉइंट को मिला करके ये छठी जो इक्वेशन थी वो ड्रॉ हो जाएगी। तो 0,10 कौन सा है? 0,10 ये रहा, और 30,0 कौन सा है? ये रहा, 30,0 ये रहा, है ना? इनको हमें मिलाना है। तो देखिए बच्चों, ये हमने इसको मिला दिया। अब हमारे पास देखिए ये रीजन, ये ड्रॉ हो गई लाइन, ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो क्रॉस पॉइंट क्या है, ये क्रॉस पॉइंट क्या है? चलो ये भी बाद की बात है, पहले ये देख लेते हैं कि ये ड्रॉ किधर होगा, है ना? वैसे हमें क्या करना होता है कि जो इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो पार्ट घिरा हुआ होता है उस लाइन को लेते हैं हम। लेकिन अभी देखिए, पहले ड्रॉ करते हैं ना किधर की साइड ये इसका हल आएगा, इस असमीका का हल आएगा। तो देखिए, पहली असमीका क्या है हमारे पास? 9x + 12y <= 180। अगर मैं यहाँ इन दोनों में 0 रख दूँ, x की वैल्यू भी y की वैल्यू भी, जब भी आपको देखना हो कि शेड किधर होगी, नीचे होगी या ऊपर होगी, तो आप उस लाइन की असमीका पे जाइए और उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 रख दीजिए। जब मैं यहाँ 0 रखूँगा तो 0 सारा 0 आ जाएगा, 0 <= 180 बचेगा। क्या बचेगा? ऐसे 0 <= 180, है ना? तो ये बात अगर सही है, सत्य है,
अगर ये बात सत्य है तो उस लाइन के ओरिजिन की तरफ, उस लाइन से ओरिजिन की तरफ, तो देखिए ये वाली कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन थी, पहली लाइन। तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ यानी नीचे की तरफ ड्रॉ होगा इसमें, ठीक है ना, ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ पे इस लाइन के नीचे की तरफ हम जो है शेड करेंगे। दूसरी देखते हैं, अगर मैं इसमें 0 0 रख दूं, ये तो खैर यही लाइन है। अब तीसरी पे देखते हैं, एक्स और वाई पे अगर मैं 0 0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा सारा, 0 लेस देन इक्वल टू 30 आएगा। यानी ये भी सही बात है, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो 0 लेस देन इक्वल टू 30 आएगा, और ये भी बात सही है। अगर बात गलत होती है तो दूसरी साइड करते हैं, अपोजिट साइड। जैसे अगर बात गलत आती तो इससे ओरिजिन के अपोजिट साइड तो मैं ऊपर की साइड करता, लेकिन अगर बात सही आई तो नीचे की साइड। दोनों में सही है तो इसके भी नीचे साइड और इसके भी नीचे की साइड। तो दोनों के नीचे कौन सा रीजन होगा, ये वाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें लेना है, तो ये वाला पोर्शन आपका शेड हो जाएगा, ठीक है ना। पहले क्वाड्रेंट में लेना है ना हमें। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इन दोनों लाइनों से वो घिरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे पास एक रीजन बना, एक पॉइंट ये मिला हमें, कॉर्नर पॉइंट उठा लो, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। इन कॉर्नर पॉइंट में ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा। ये इनको सॉल्व करके निकलता है, दोनों इक्वेशन की, दोनों समीकरणों को सॉल्व करके निकाल लीजिए, ठीक है ना। हल करके निकाल लीजिए, वो आपको पता ही होगा, 12वीं क्लास में आप आ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको इक्वेशन हल करनी आती होंगी, है ना। तो इन दोनों समीकरणों को हल करके कौन सी समीकरण, देखो ये दोनों एक ही समीकरण है, तो इनमें से आप छोटे वाली ले लीजिए, पांचवी और छठी, इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने हल कर रखी है, तो हल करके जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 12 एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू आएगी आपकी 6। तो जो पॉइंट आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देना, 12 और 6, ठीक है ना। अलग से हल कर लेना, क्योंकि ग्राफ में जो है हल्की फुल्की सी जो है अगर कमी हो गई तो आपकी ये वैल्यू सही नहीं निकलेंगी, इसलिए अलग से हल करके आप यहाँ पे रख लेना, ठीक है ना। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट आ गया, अब आपके पास एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन चारों पॉइंट पे आप इन चारों पॉइंट को इस जेड में अलग अलग रख करके देख लीजिए, जिस पे भी अधिकतम होगा उसी पे हम मान अधिकतम बता देंगे उसको, ठीक है। तो देखिए एक टेबल बना लेते हैं। यहां पे रख देते हैं शीर्ष बिंदु, यानी जो कॉर्नर पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट रख देते हैं। 4 कॉर्नर पॉइंट थे हमारे पास, सबसे पहले एक 0,0 था, है ना। फिर हमारे पास था एक 20,0, फिर अपने पास था एक 12,6, और फिर चौथा था आपके पास 0,10। तो सब पे आप अलग अलग से z की वैल्यू निकाल करके देख लीजिए। z क्या है अपने पास, z है 8000 इंटू एक्स प्लस 12,000 इंटू वाई, है ना। इसमें अलग अलग से वैल्यू रख करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, जब आप x की वैल्यू यहाँ पे और ये y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू पहले वाले से आ जाएगी आपकी 0। दूसरे वाले से जब रखोगे x की वैल्यू 20 रख दीजिए, और y की वैल्यू 0 रख दीजिए, और इसको सॉल्व करिए तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1,60,000, ठीक है ना, 1,60,000। और जब इस पॉइंट को आप रखोगे x की जगह 12 और y की जगह 6, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पॉइंट आएंगे 1,68,000, 1,68,000, ठीक है। और चौथे से आएंगे आपके 1,20,000। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला अधिकतम है, इसके आगे आप अधिकतम लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान। तो अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान हो जाएगा आपका 1,68,000, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कहता है, ज्ञात कीजिए 0 to π/2 sin 4x अपॉन ये है ना, ये समाकलन का है, निश्चित समाकलन का, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे इसको, देखिए बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। सबसे पहले आप इसको i मान लीजिए, माना i इक्वल्स टू जो भी इसने समाकलन दे रखा है 0 to π/2 sin 4x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x dx, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ आप क्या करिए, परगुण 4 लगाइए, ठीक है ना। जब भी 0 to π/2 हो तो आपको पहले परगुण 4 ही लगा करके देखनी है, मोस्टली क्वेश्चन उससे हो जाते हैं, ठीक है ना। परगुण 4 यानी प्रॉपर्टी 4 निश्चित समाकलन की क्या कहती है, देखिए परगुण 4 ये है। परगुण 4 क्या कहती है कि अगर आपके पास 0 to a है ना, 0 to a है और कोई फंक्शन है आपके पास f(x) dx, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, फंक्शन की लिमिट यही रहेगी 0 to a, इंटीग्रेशन की लिमिट यही रहेगी 0 to a, और फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स आप रख दोगे, तब भी इसका मान चेंज नहीं होगा, दोनों सेम रहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी परगुण 4 है, आप इसमें लगाइए, इसमें लगा करके क्या होगा देखिए 0 to π/2
0 to π/2 ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 4 और ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस 4 π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों 0 to π/2 लिमिट एज इट इज़ रहेगी। अब साइन में आपकी इस पावर को तो आप कोई दिक्कत नहीं है, पावर जो की तो रहेगी। बस आप ये देखिए साइन π/2 है, साइन π/2 चेंज होगा, π/2 में है तो चेंज होगा, साइन जाएगा कोस में। और π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका कोस पावर 4 एक्स। ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा आपका साइन की पावर 4 एक्स और ये आ जाएगा आपका कोस की पावर 4 एक्स। ऐसे ही सेम ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएंगे, रहेंगे सब पॉजिटिव ही। ठीक है ना। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी ये वाली, और ये वाली आपकी इक्वेशन सेकंड है, ये वाली आपकी इक्वेशन सेकंड है। दोनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2 लिख देना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में i + i 2i हो जाएगा, i + i 2i। ठीक है ना। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों राइट साइड में हो जाएगा 0 to π/2, दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है ना। अब हम ऐसे लिखेंगे साइन की पावर 4x अपॉन साइन 4x प्लस कोस 4x dx। और ऐसे ही दूसरी वाला है ये वाला, ये क्या है 0 to π/2 कोस 4x अपॉन साइन 4x प्लस कोस 4x, साइन 4x प्लस कोस 4x और dx। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब मैं एलसीएम लूँगा, पहली बात तो अभी एलसीएम नहीं लेते, अभी देखिए इसके पास भी इंटीग्रेशन सेम है और इसके पास भी इंटीग्रेशन सेम है, मतलब लिमिट दोनों की सेम है, तो आप इसको एक अकेला दे सकते हैं ना, 0 to π/2 अकेला कर सकते हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर देते हैं तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन साइन 4x प्लस कोस 4x, साइन 4x प्लस कोस 4x और प्लस यह आ जाएगा आपका कोस 4x अपॉन साइन 4x प्लस कोस 4x और पूरे का ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम दोनों में सेम है तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, तो ऊपर भी यही आ जाएगा साइन 4x प्लस कोस 4x और नीचे भी ये आ जाएगा साइन 4x प्लस कोस 4x। ठीक है ना। ये आ जाएगा पूरा dx। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 0 to π/2 ये आ जाएगा आपका 1 dx। और 1 का क्या होता है, 1 का सब जानते हैं, ये 2i चल रहा है इधर, तो 1 का सब जानते हैं क्या हो जाएगा, समाकलन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 to π/2 लिमिट। और ये जब आप लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस के 0। ठीक है ना। 2i इक्वल्स टू, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/2 और अपॉन में आ जाएगा 1/2, तो क्या आ जाएगा π/4। तो i की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपकी i की वैल्यू आ गई π/4। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8 के ख पर, है ना। क्या कहता है कि मान ज्ञात कीजिए 0 to π/2 log sin x। ये भी निश्चित समाकलन का ही है और इसमें भी परगुण यूज होगी। ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे इसको, 8वें का ख, है ना, 8वें का ख। देखिए बच्चों ये है आपके पास 0 to π/2 log sin x dx, log ई साइन एक्स। देखिए ये जो बेस है आप इसको लिख दो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी लिखो तब भी यहाँ ई ही माना जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, माना इसको आई मान करके चलते हैं, है ना। माना इसको हमने आई मान लिया, 0 to π/2 log ई साइन एक्स, log ई साइन एक्स dx। ठीक है ना। और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब इसमें क्या कीजिए, परगुण 4 लगाइए। सबसे पहले परगुण 4 हमने अभी पीछे के क्वेश्चन में की थी, है ना। तो परगुण 4 लगाने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं परगुण 4 से, परगुण 4 से, परगुण 4 क्या कहती है कि i इक्वल्स टू 0 to π/2। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस एक्स रख दो, जो भी अपर लिमिट है उसमें से x घटा करके x की जगह रख दो, तो ये क्या हो जाएगा log साइन π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा आपका कोस एक्स। ठीक है ना। क्योंकि π/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का आएगा, और π/2 है तो इसलिए चेंज हो जाएगा, साइन जाएगा कोस में, तो ये हो जाएगा साइन log कोस एक्स dx। और इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2। तो देखिए बच्चों जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे i + i तो हो जाएगा 2i
और इधर का क्या हो जाएगा 0 to π/2। पहले है आपके पास log sin x dx, log sin x dx, और दूसरा है आपके पास 0 to π/2 log cos x dx, log cos x dx। ठीक है ना। अब देखिए दोनों में सेम इंटीग्रेशन है और लिमिट सेम है, तो इसका एक ही कर लेंगे 0 to π/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x, और dx कर दिया दोनों का एक। अब देखिए 0 to π/2 ये log m प्लस log n है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा log m इंटू n, यानी sin x इंटू cos x आपका हो जाएगा ये। ठीक है ना, इंटू में dx आ जाएगा। देखिए बच्चों अब हम यहाँ क्या करेंगे 0 to π/2, इसमें आप क्या करो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, है ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, sin x cos x अपॉन 2। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करी, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर वाला देखिए क्या हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा आपका log 2 sin x cos x, क्या बन जाएगा sin 2x अपॉन 2 dx। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 to π/2, इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n, है ना ये, तो log m माइनस log n हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं log sin 2x माइनस log 2। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए और इनटू में लगा दो dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/2, अब दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दे दीजिए, log sin 2x हो जाएगा dx और माइनस के 0 to π/2 ये हो जाएगा आपका log 2 dx। ठीक है ना बच्चों अब यहाँ से आपका ये क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट, आप इसको 2x को t मान लीजिए, 2x को t मान लिया आपने, तो आपका क्या आ गया यहाँ से dx इक्वल्स टू dt/2, ये 2 इधर आ जाएगा dt/2। अब देखिए लिमिट क्या होगी, जब x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा t की वैल्यू आ जाएगी 0। और जब x की वैल्यू π/2 थी, π/2, तो यहाँ पे π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू क्या बच जाएगी पाई, तो लिमिट भी चेंज हो गई। अब तो हम क्या कर देंगे 2i इक्वल्स टू लिमिट हो गई 0 to पाई, और ये हो गया आपका log sin t, log sin t, और ये आ जाएगा dt/2। ठीक है ना, माइनस ये log 2 बाहर आ जाएगा, log 2 कॉन्स्टेंट है ना, और बचेगा 0 to π/2 dx, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये हो गया आपका 2i इक्वल्स टू ये 1/2 आ गया बाहर, तो क्या बचा 0 to पाई log sin t dt माइनस log 2, और अगर हम यहाँ x 1 का करेंगे तो वो क्या आ जाएगा x, इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to π/2। ठीक है, हमने इसका तो कर ही दिया। अब देखिए आगे बच्चों यहाँ पे ये जो 0 to पाई log sin t dt है, इसको हमें किसी भी तरह करके i बनाना है, जो हम शुरू में मान करके चले थे, हम इस क्वेश्चन को पूरे को i मान करके चले थे, यानी हमें यही बनाना है 0 to π/2 log sin x dx। ठीक है, तो पहले तो हमें लिमिट बनानी पड़ेगी 0 to π/2। इसको π/2 कैसे बनाएं, देखिए हमारे पास एक परगुण है, परगुण नंबर शायद 8 है ना, परगुण 8। परगुण 8 ये कहती है, परगुण 8 ये कहती है कि अगर आपके पास कोई लिमिट है 0 to a f of x dx, आपके पास कोई लिमिट है 0 to a f of x dx, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 2 of 0 to a/2 f of x dx। यदि पहले हम ये चेक करेंगे कि यदि f में a माइनस एक्स डाल करके क्या एफ एक्स पॉजिटिव ही आ रहा है, अगर f में a माइनस एक्स डाल के, यानी जो अपर लिमिट थी वो डाल करके a माइनस एक्स, और वो वापस से एफ एक्स ही बन रहा है, तो आप उस चीज़ को, उस लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू a/2 कर देंगे उसको। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हम ये चीज़ इस पर अप्लाई करके देखते हैं, जैसे हमने ये a माइनस एक्स रखना है x की जगह, तो हम यहाँ पाई माइनस टी रखेंगे इस t की जगह, तो साइन पाई माइनस टी क्या हो जाएगा साइन x/80 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, है ना, यानी वो चेंज नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2i इक्वल्स टू 1/2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा और 0 to π/2 हो जाएगी लिमिट, ये वाली 2 बाहर आ जाएगा और ये π/2 हो जाएगी। ठीक है ना, π/2 हो गई, और ये हो जाएगा आपका log sin t एज इट इज़ रहेगा, log sin t dt, और ये हो जाएगा माइनस के आपके log 2, ये वाला log 2, और यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस के 0, ये आपने लिमिट पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, देखिए अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ 1/2, या 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 0 to π/2। अब इस log sin t dt को, अब आप जानते होंगे परगुण 1 ये कहती है कि अगर हम उस समाकलन में चर यानी वेरिएबल को
बदल दें, टी की जगह मैं एक्स रख दूं, तो इस समाकलन पे, निश्चित समाकलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मान पर, इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग साइन टी की जगह एक्स रख दूं, एक्स डी एक्स, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने चेंज कर दिया। और ये आ गया आपका पाई बाई टू माइनस के लॉग टू, ठीक है ना, लॉग टू। ये हमने कैसे किया, यहाँ पे आप लिख देना चूंकि करके कि परगुण एक से किया हमने, परगुण एक से, परगुण एक ये कहती है कि अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें तो समाकलन के मान पर, निश्चित समाकलन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या आ जाएगा, टू आई इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसको आप क्या लेकर के चलते, आई लेकर के चले थे सबसे स्टार्टिंग में, है ना, आपने जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था बिल्कुल, 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स, इसको आई माना था हमने, तो हम इसकी जगह आई रख सकते हैं यहाँ, आई माइनस के पाई बाई टू लॉग टू, ठीक है ना। अब ये आई उधर चला जाएगा तो 2i माइनस आई हो जाएगा, 2i माइनस आई इक्वल्स टू क्या बचेगा, माइनस के पाई बाई टू लॉग टू, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2i में से आई गया, आई बचेगा, आई इक्वल्स टू माइनस के पाई बाई टू और लॉग टू, ठीक है ना बच्चों। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और बच्चों ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना, आप निश्चित समाकलन के एक्सरसाइज में ये एग्जाम्पल देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि किसी एक खंड को हल कीजिए, ठीक है ना। ये कहता है कि यदि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए, ये पूरी आपको अवकल समीकरण सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये 4 नंबर आपके आए हुए हैं बस, बिल्कुल ठीक है ना। देखिए कैसे कैसे होगा ये क्वेश्चन, आपको ये लेकर के चलना है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये लेकर के चलिए, ठीक है। अब जो जितनी बार डिफरेंशिएशन में 2 बार है ना, तो आपको इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है बस। देखिए क्या तरीका है, आप सबसे पहले dw(r2x) लिख करके इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। dw(r2x) डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का अवकलन होता है आपका 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए आगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, सबसे आसान तरीका है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, कि एक बार डिफरेंशिएशन करो, इधर जो भी अपोन में आए उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर मल्टीप्लाई कर दी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 1, ठीक है। अब यहाँ से आप इनका डिफरेंशिएशन दोबारा करो, आपका ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है, आप इसका दोबारा करो dw(r2x) अगेन एक बार और कर दो क्योंकि उसमें d2y चाहिए आपको, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के 2x, इसका दोबारा होगा अंदर वाले का, ये कर दिया, इक्वल्स टू 1 का हो जाएगा 0, ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या बचेगा, ये देखो ये बचेगा आपके पास √1 माइनस के एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर के इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये हो जाएगा आपका, ये भी रूट में है, ये रूट में सेम है बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू में है आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा x dy बाई डी एक्स, और जो पूरे के अपोन में आएगा ये 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये पूरे 0 में चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना बच्चों, ये आपका हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिए बच्चों 9वीं का सेकंड क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। अब चलते हैं ख की तरफ। ख का फर्स्ट क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम ये भी नहीं करेंगे। अब चलते हैं ख के दूसरे की तरफ, है ना, 9वीं का ख और उसका भी सेकंड पार्ट, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ये कहता है कि अवकल समीकरण इतने को हल कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, dy/dx माइनस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स। देखिए बच्चों ये समीकरण कुछ ऐसी बन रही है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू कोस इक्वल्स टू क्यू, है ना, उस फॉर्म की बन रही है। तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे कि dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से तुलना करने पर तो जब आप तुलना करोगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, q की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस एक्स, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस एक्स, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालते हैं आइडेंटिटी फैक्टर, यानी सॉरी इंटीग्रल फैक्टर, आइडेंटिटी फैक्टर नहीं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, यानी
समाकलन गुणांक, है ना, क्या होता है ई की पावर समाकलन पी डी वाई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी बच्चों, ये पी डी एक्स हो जाएगा, है ना, पी डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये p जो है x का फंक्शन होगा और ये क्योंकि ये q भी x का फंक्शन होगा, इसलिए यहाँ पे dx लगेगा, p dx। और ये आ जाएगा आपका p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू हमारे पास है ये -1, तो ये आ जाएगी -1 dx। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर -x, e की पावर -x। तो बच्चों अब इसका समीकरण का हल क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल, हल क्या होगा, देखिए इस समीकरण का हल होगा y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन क्यू इंटू आई एफ और उसका डी एक्स प्लस सी, ये होगा, है ना। y के इंटू में आप क्या रख देंगे, आई एफ रख देंगे, y के इंटू में क्या रख देंगे, आई एफ रख देंगे, e की पावर -x इक्वल्स टू, यहाँ पे q की वैल्यू रख देंगे, q की वैल्यू क्या है अपने पास, qx, ये cos x है, cos x रख दी, और आई एफ की वैल्यू है अपने पास e की पावर -x dx और प्लस में आ जाएगा ये c, ठीक है ना बच्चों। देखिए y ये जू का तू है, इसको हम i1 मान लेते हैं, i1 प्लस सी, इसका अलग से इंटीग्रेशन करके फिर हम यहीं पर रख देंगे उसको, ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान करके करते हैं। देखिए बच्चों उस I1 का हम अलग से कर लेंगे, क्या है वो समाकलन, वो है e की पावर -x cos x dx, है ना, यही है ना, इसका अलग से समाकलन हम कर लेंगे। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, ये इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन आइलेट के हिसाब से, है ना, एक्सपोनेंशियल को सबसे बाद मानते हैं। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -e की पावर -x, फिर माइनस होल समाकलन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस के साइन x, और इनटू में सेकंड फंक्शन का समाकलन ये आ जाएगा -e की पावर -x dx प्लस c, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका माइनस के e की पावर -x cos x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। अब ये आ जाएगा आपका e की पावर -x साइन x, और साइन x dx प्लस c। अब देखिए बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर -x cos x एज इट इज़, है ना। अब माइनस लगा करके इसका एज दोबारा से करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी माइनस के e की पावर -x, और फिर आपका आएगा माइनस होल समाकलन, फिर आपका आएगा साइन एक्स का कोस एक्स डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, और इसका आ जाएगा ई की पावर -x dx और प्लस सी, ठीक है ना। और ये आ जाएगा e की पावर -x कोस एक्स माइनस 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 हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, e की पावर -x साइन एक्स आ जाएगा आपका ये साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, और एक ये माइनस आएगा यहाँ से, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस कर देगा इसको, और ये आ जाएगा e की पावर -x कोस x dx, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम i1 लेकर के चले थे, तो हम इसको i1 रख देंगे, यहाँ पे क्या है ये i1, तो i1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e की पावर -x कोस x प्लस e की पावर -x साइन x, ठीक है। और ये आ जाए, इसको रख देंगे हम माइनस के i1, ये धरा करके क्या हो जाएगा 2i1 इक्वल्स टू माइनस की e की पावर -x कोस x और प्लस की e की पावर -x साइन x, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो i1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर -x ले लेंगे इसमें से कॉमन, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे साइन x पहले लिख लेंगे, साइन x माइनस के कोस x और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2, तो i1 की वैल्यू ये आई। अब इस वैल्यू को उठा करके पहली इक्वेशन में रख देंगे वहाँ, ठीक है ना। वो इक्वेशन क्या थी, अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वो था आपका y इंटू ई की पावर -x इक्वल्स टू i1 ये था आपका e की पावर -x साइन x माइनस कोस x, साइन x माइनस के कोस x अपॉन टू और प्लस में था c, ठीक है ना। अब ये e की पावर -x से डिवाइड इधर भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा इसके भी और इसके भी, तो ये क्या हो जाएगा y e की यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा साइन x माइनस कोस x, साइन x माइनस कोस x अपॉन 2 और प्लस इसके भी अपॉन में आएगा, तो ये ऊपर आके आ जाएगा साइन e की पावर x, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, या आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है ना बच्चों। देखिए जो इसमें आंसर दे रखा है मॉडल में वो ये है, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा मैं भी आपको बता देता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसमें अगर यहाँ पे आप +y रख दोगे तो ये सेम आंसर आ जाएगा, सेम, ठीक है ना। अब या तो इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है या इस आंसर में मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से करो, इसमें आंसर बहुत से जो है मिस प्रिंट हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप इसके हिसाब से करो जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के हिसाब से उसको आंसर दे दो, ठीक है ना।
ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पेपर ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमने ईमेल दे रखी है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। इसी के साथ तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट को लेकर, सेट 3 को लेकर। ठीक है ना बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।